हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 11 अप्रैल का डीजी न्यूज। पाकिस्तान के ईरान और अमेरिका के डेलीगेशन के बीच पीस टॉक्स, शांति की उम्मीद कायम। मोस्ट वांटेड गैंगस्टर साहिल चौहान थाईलैंड से डिपोर्ट होकर इंडिया लाया गया। बंगाल में इलेक्शन कैंपेन तेज, पीएम मोदी और ममता ने झोंकी पूरी ताकत, ईवीएम पर भी बयानबाजी शुरू। 10 अप्रैल को वृंदावन में बोट ट्रेजेडी में सर्च ऑपरेशन अब भी जारी, 10 की मौत, 5 लापता। यूपी के वृंदावन में 10 अप्रैल को एक दर्दनाक हादसा हुआ। यमुना रिवर में श्रद्धालुओं से भरी नाव पलटने से 10 लोगों की मौत होने की खबर है। यह हादसा केशी घाट के पास हुआ जब बोट पंटून पल से टकराकर पलट गई। नाव में 30 से ज़्यादा लोग सवार थे, जिनमें से 22 को रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन 5 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश शनिवार के दिन भी जारी है। रात भर चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अप्रॉक्स 5 घंटे की मेहनत से डूबी हुई मोटर बोट को बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि मरने वालों में एक ही परिवार के 7 लोग शामिल हैं, जिससे माहौल और भी ज़्यादा गमगीन हो गया। प्रशासन के मुताबिक सभी मृतक लुधियाना के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सरकार ने मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हज़ार रुपए की मदद का ऐलान किया है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है और बाकी लोगों की तलाश लगातार की जा रही है। स्थानीय गोताखोरों के मुताबिक तेज हवा के चलते ये हादसा हुआ है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में ये भी बताया कि लगातार उस वक्त तेज हवा चल रही थी। यमुना नदी के बीच में नाव अचानक तेज हवा से डगमगाने लगी और उसकी स्पीड भी बढ़ गई। देखते ही देखते नाव पीपा पुल से टकराकर नदी में पलट गई और उसमें सवार सभी लोग गहरे पानी में डूब गए। इंडिया की सिक्योरिटी एजेंसीज को एक बड़ी सक्सेस मिली है। मोस्ट वांटेड गैंगस्टर साहिल चौहान को थाईलैंड से डिपोर्ट कर भारत लाया जा रहा है। वो सैटरडे को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेगा, जहां लैंडिंग के साथ ही हरियाणा एसटीएफ उसे कस्टडी में ले लेगी। चौहान कई सीरियस केसेस में वांटेड है और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी उसे लगातार तलाश रही थी। उसे गैंगस्टर कौशल चौधरी के गैंग का अहम मेंबर माना जाता है। एजेंसीज के मुताबिक चौहान विदेश में बैठकर इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स ऑपरेट कर रहा था, जिसकी वजह से वो हाई प्रायोरिटी टारगेट बन गया था। अब उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और आगे पूछताछ के लिए हरियाणा ले जाया जा सकता है। इस डिपोर्टेशन को एजेंसीज की बड़ी जीत बताया जा रहा है, जो दिखाता है कि इंटरनेशनल लेवल पर क्राइम के खिलाफ कॉपरेशन और ज़्यादा मजबूत हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने पूर्व वर्धमान के कटवा और मुर्शिदाबाद के जंगीपुरा में रैलीज को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल बदलाव के लिए तैयार है और उनकी गारंटी है कि डर का माहौल खत्म होकर भरोसे में बदलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अब बंगाल की जनता टीएमसी के अहंकार को खत्म करके ही दम लेगी। ये टीएमसी माटी, मानुष ऐसी झूठी बातें बोलकर आप चुनाव में यहां सत्ता पर बैठ गई। आज ये दुनिया भर की उठपटांग बातें करती है, दिन रात हमें गालियां देती रहती है, झूठे दावे करती रहती है। लेकिन ये टीएमसी सरकार 15 साल से यहां बैठी है, 15 साल से। अरे 15 साल में क्या किया, जरा बंगाल की जनता को बताओ ना। बताते हैं क्या काम किया, बताते हैं क्या? वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने झारग्राम में रैली करते हुए बीजेपी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी आउटसाइडर्स की पार्टी है और लोगों से अपील की कि उन्हें अपने राज्य में जगह ना दें। ममता ने अपने नेताओं से ईवीएम चेक करने को भी कहा। अगर मशीन में कोई इशू लगे तो तुरंत चेंज करवाने की बात भी उनकी तरफ से कही गई। इस बीच करीमगंज के एक पोलिंग बूथ पर झड़प के बाद रीपोलिंग कराई जा रही है, जहां पहले बीजेपी और कांग्रेस सपोर्टर्स के बीच क्लैश हुआ था। 11 अप्रैल 2026 को इस्लामाबाद में यूएस ईरान सीज़फायर टॉक्स शुरू होने से पहले लंबा इंतजार देखा गया। वीडियो रिकॉर्ड किए जाने तक हालात ऐसे हैं कि दोनों पक्षों के बीच भरोसे की कमी साफ दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा अपडेट ये मिला कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। उनके साथ जारेड कुशनेर भी मौजूद हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अराइवल के कई घंटे बाद भी यूएस और ईरान के बीच सीधी बातचीत शुरू नहीं हो पाई है।
वहीं ईरान की तरफ से भी हाई लेवल डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचा है, जिसमें पार्लियामेंट स्पीकर मोहम्मद बागेर गलिबाफ और फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची शामिल हैं। खास बात यह रही कि ईरान की डेलीगेशन मिनाव 168 नाम से आई और उसमें उन बच्चों की तस्वीरें रखी गई थी जो हाल के स्ट्राइक्स में मारे गए थे। ये एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल और पॉलिटिकल मैसेज माना जा रहा है। पाकिस्तान इस पूरे प्रोसेस में मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अलग अलग समय पर दोनों पक्षों से मुलाकात की है। पहले यूएस डेलीगेशन से बात हुई, फिर ईरानियन लीडर्स से भी बात की गई। फिलहाल टॉक्स इनडायरेक्ट तरीके से चल रही हैं, यानी पाकिस्तान दोनों के बीच मैसेज पास कर रहा है। अब सबसे अहम बात, ईरान ने साफ कर दिया है कि वो बिना शर्त डायरेक्ट या ट्राइलेटरल टॉक्स में नहीं आएगा। उनकी प्री कंडीशंस हैं, लेबनान में इजरायली स्ट्राइक्स बंद की जाएं और वहाँ सीज फायर लागू हो। ईरान के फ्रोजन एसेट्स जो कतर और दूसरे फॉरेन बैंक्स में हैं रिलीज़ किए जाएं। ईरान ने यह भी साफ कहा है कि वो इन टॉक्स में बिना ट्रस्ट के एंटर कर रहा है, यानी माहौल पहले से ही काफ़ी ज़्यादा टेंस है। अब आगे क्या? अगर ये शर्तें मानी जाती हैं तो यूएस, ईरान और पाकिस्तान के बीच तीनों की मीटिंग हो सकती है। वीडियो रिकॉर्ड किए जाने तक ये मीटिंग शुरू नहीं हुई थी। आगे जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक वो भी पहुंचाएंगे। मिडिल ईस्ट से एक और बड़ी अपडेट सामने आई है। ईरान फिलहाल स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह रीओपन नहीं कर पा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान को खुद नहीं पता कि उसके पानी में जो सी माइंस बिछाए थे वो कहाँ कहाँ हैं। दरअसल यूएस और इसराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ईरान ने इस रूट को ब्लॉक करने के लिए माइंस डाले थे, लेकिन अब वही उनके लिए प्रॉब्लम बन गए हैं। कुछ माइंस अपनी जगह से ड्रिफ्ट भी हो चुके हैं, जिससे उन्हें ढूंढना और भी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। इसका असर ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर भी पड़ सकता है, क्योंकि दुनिया का अप्रॉक्स 20 से 25% ऑयल इसी रूट से गुजरता है और इंडिया की एनर्जी सप्लाई भी काफ़ी हद तक इसी पर डिपेंड करती है। हालांकि सीज फायर के बाद ईरान ने रास्ता खोलने की बात कही थी, लेकिन अभी शिप्स को अल्टरनेटिव रूट्स यूज़ करने की एडवाइजरी दी गई है। अब देखना होगा कि इस खबर में आगे क्या अपडेट्स आते हैं, क्योंकि ये दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इंडियन बैडमिंटन में एक बड़ी ब्रेकिंग अचीवमेंट आई है। आयुष शेट्टी ने अपने करियर की सबसे बड़ी जीत दर्ज करते हुए वर्ल्ड नंबर 1 कुणाल विटिटसन को हराकर बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप्स 2026 के फाइनल में जगह बना ली है। 20 साल के आयुष ने ये मैच कमबैक करते हुए जीता। पहला गेम हारने के बाद उन्होंने इस मुकाबले में ज़बरदस्त कमबैक किया और 10-21, 21-19, 21-17 से जीत दर्ज की। ये जीत इंडियन बैडमिंटन के लिए हिस्टोरिक मानी जा रही है। आयुष दिनेश खन्ना के बाद इस टूर्नामेंट के मेंस सिंगल्स फाइनल में पहुंचने वाले सिर्फ दूसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने मेडल तो पहले ही कंफर्म कर लिया था। विजय देवराकोंडा ने जनन नायकन के लीक होने पर नाराजगी जताई है। इस फिल्म में पूजा हेगड़े भी नजर आने वाली हैं। विजय ने सोशल मीडिया पर कहा कि इस तरह का लीक बहुत हर्ट करता है और पूरी टीम की मेहनत पर असर डालता है। उन्होंने बताया कि अपने करियर की शुरुआत में वो खुद भी ऐसे सिचुएशन से गुजर चुके हैं, जहां मेहनत लीक की वजह से पूरी तरह से खराब और बर्बाद हो जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि ये सिर्फ एक एक्टर का नुकसान नहीं होता, बल्कि डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और पूरी टीम के सपनों पर असर पड़ता है। कुल मिलाकर विजय ने पायरेसी के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेते हुए ये संदेश सबके लिए जारी किया है। आज बात उस महिला की जिन्हें देश बा के नाम से जानता है। कस्तूरबा गांधी का जन्म 11 अप्रैल 1869 को पोरबंदर में हुआ था। उनके पिता गोकुलदास मखनजी एक व्यापारी थे। कम उम्र में ही उनकी शादी महात्मा गांधी से हो गई, लेकिन आगे चलकर वो सिर्फ उनकी पत्नी रहीं, बल्कि आज़ादी की लड़ाई में उनकी मजबूत साथी भी बनकर उभरी। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ में लिखा कि बा ने हर परिस्थिति में मेरा साथ दिया और मुझे धैर्य बरतना सिखाया। कस्तूरबा गांधी ने आंदोलनों में हिस्सा लिया, जेल भी गई और महिलाओं को जागरूक करने में बड़ा रोल प्ले किया, यानी वो खुद एक स्ट्रॉन्ग फ्रीडम फाइटर भी रही हैं। इस वीकेंड आप काशी का 80 पढ़ सकते हैं। ये एक ऐसी किताब है जो आपको बनारस की असली ज़िंदगी से रूबरू कराती है। इसमें घाट, वहाँ की गलियाँ, चाय की दुकानों पर होने वाले डिस्कशंस और आम लोगों की बातों के जरिए सोसाइटी और पॉलिटिक्स को मज़ेदार अंदाज में दिखाया गया है। ये कोई टिपिकल स्टोरी नहीं, बल्कि रियल इंडिया का रॉ और ह्यूमरस स्नैपशॉट है, जो पढ़ते पढ़ते आपको बनारस की गलियों तक पहुँचा देता है। आज के न्यूज़ बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। देखते रहिए दीदी न्यूज़। बाय बाय।